हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे ये हमारा क्लास 10th का यूपी बोर्ड अंकसाल पेपर है। सन 2024 का ये पेपर है। ये 2024 का है। सेट नंबर 1 है। 822 IA है। जो ओरिजिनल पेपर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। मैथ का पेपर है। गणित कक्षा 10 का है, जिसमें समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाता है परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में हल करने के लिए, और 70 नंबर का ये पेपर आता है। बाकी 30 नंबर आपको इंटरनल स्कूल से मिलता है। तो आइए इसमें देखते हैं। नोट किया दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट में पेपर ऊपर पढ़ना है। उसमें क्या निर्देश दिया गया है, ये सब आपको जानकारी प्राप्त करनी है। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के अ और ब 2 खंड हैं, यानी इस पूरे पेपर में 2 खंड आपको मिलेगा। एक हमारा खंड अ होगा और दूसरा हमारा ब होगा। अब कह रहा है खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी हमारा जो खंड अ होगा उसमें कुल 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे और 20 प्रश्न होंगे, और ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर का होगा। खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, और जो हमारा खंड ब होगा उसमें 50 अंक का प्रश्न रहेगा, और यह आपको प्रश्न हल करना है। फिर आगे कह रहे हैं खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी आपको प्रश्न के प्रारंभ में ही दे दिया जाएगा कि आपको प्रत्येक में कितने कितने खंड करने हैं। करा प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस प्रश्न को आप समय न नष्ट कीजिए। माने प्रश्न संख्या 1 से हल करना है और पूरा हल करते हुए जाएंगे, और किसी भी प्रश्न में आपको अगर जैसे नहीं आ रहा है तो आपको समय न नष्ट करके अगला प्रश्न आपको हल करते जाना चाहिए। आगे हमारा निर्देश है, यदि कह रहे हैं कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए। जैसे हमारी ये उत्तर पुस्तिका हो गई, ये हमारा उत्तर पुस्तिका मिल जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 पृष्ठ होंगे, एक दायां और एक बायां। मान लीजिए ये आपकी उत्तर पुस्तिका हो गई, इसमें ये आपका दायां है और ये बायां है। अगर किसी प्रश्न में आपको रफ की आवश्यकता है तो इसमें आप रफ कार्य करेंगे और रफ कार्य लिख देंगे, और लिखने के बाद लास्ट में इसको आप कट कर देंगे। तो ये बता रहा है कि अगर किसी में रफ कार्य की आवश्यकता है तो आप उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर करिए और उसे आप काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। माने दूसरा प्रश्न आपको जो सही है उसको आपको इस बाएं पृष्ठ पर तब नहीं लिखना है। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए, ये मिलाइए नहीं है बल्कि मिटाइए। यानी कोई रचना अगर आप करते हैं, कहीं आपका आर्क कटता है तो कटने के बाद मिलाएंगे, मिलाने के बाद इस आर्क को आपको मिटाना नहीं है। फिर आगे करा है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें चित्र की आवश्यकता है तो आपको पहले फिगर बनाना होगा। जैसे ऊंचाई दूरी का कोई प्रश्न आ गया तो उसमें आपको चित्र भी बनाना होगा। स्वच्छ चित्र होना चाहिए, माने कटा पीटा ज़्यादा न हो। और कह रहा है अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो वह प्रश्न आपका अशुद्ध माना जाएगा, अपूर्ण माना जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया है, खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। माने मान लीजिए कोई आपका वृत्त हो जाए, और देखिए हमारा 1 नंबर का प्रश्न है, तो इस तरह से हमारे जो प्रश्न आएंगे 1 नंबर के हैं। तो कह रहा ये हमारा वृत्त हो गया, और कह रहा वृत्त पर एक बाह्य बिंदु, बाहर कोई बिंदु मिल गया। इस बिंदु से, चूंकि कह रहा बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब है किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। तो कह रहा है बिंदु 7 3 की y अक्ष से दूरी होगी।
हमें अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करें तो हमारे पास ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स है और ये वाई है। अब ये कह रहा है 7 जो 3 होगा तो पहला मान यक्स का होगा, दूसरा वाई का होगा। तो यक्स पर 7 अगर हम लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और वाई का मान 3 है प्लस है तो 1 2 3 हो गया। अगर इन दोनों को हम आगे मिलाते हैं तो ये जा कर के यहाँ मिलेंगे, और यहाँ का निर्देशांक हमें 7 और 3 मिलेगा, तो ये 7 3 हो गया। अब ये कह रहा है वाई अक्ष से इसकी दूरी बताना है, तो ये हमारा वाई अक्ष से है, तो इस बिंदु की इस अक्ष से दूरी का मतलब ये मान पूछ रहा है, और ये मान हमारा यक्स का होता है। तो जब वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो यक्स का मान, और अगर यक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसका मतलब वाई का मान होता है। तो पूछा आपसे वाई अक्ष से दूरी, इसका मतलब यक्स का मान चाहिए, और यक्स का मान हम देखेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब हम देखेंगे इसमें 7 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। वाई अक्ष से दूरी कहेगा तो यक्स का मान होगा, अगर यक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो हमारा आंसर वाई वाला मान बन जाएगा। अगला हम प्रश्न ले लेते हैं नंबर 3 वाला। तो नंबर 3 में क्या दिया गया है, करा यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा, तो आपको कासेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सभी प्रश्न हमारे एक एक अंक के हैं, तो अगर हम इसको हल करें बिना हल किए आप कैसे जानेंगे, तो आते हैं इसको अगर हल करते हैं तो हमें मिला है यहाँ पी साइन थीटा बराबर दे दिया है हमारा क्यू कास थीटा, क्यू कास थीटा है। अगर हम इसको बटे करते हैं तो ये बन जाएगा साइन थीटा, यानी क्यू में कास का गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो कास नीचे बनेगा, और पी का साइन में गुणा है ये जाएगा, तो क्यू बटे पी हो जाएगा। इसको हम कहते हैं टेन थीटा, और ये बन जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर हो गया क्यू बाई पी, और टेन बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर इससे हम एक त्रिभुज बनाते हैं और ये कोण थीटा ले लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, लंब का मान क्यू बन जाएगा और आधार का मान पी मिल जाएगा। अब अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो यही करनी में चला जाएगा, बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमें मान किसका निकालना है, मान हमें निकालना है कासेक थीटा का। अगर हम बात करें यहाँ तो कासेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे हमें मिलता है लंब, और कर्ण का मान यहाँ मिल गया हमें रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे लंब, और लंब का मान कोण के सामने की भुजा लंब है, लंब का मान हमें क्यू मिल जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी हो गया, और हमें क्यू चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे हमारा मिल जाएगा क्यू। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या नंबर 3। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, tan 1 tan 2 tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 88 89 दे दिया गया है। इसका मतलब बीच में यही हमारा tan 45 भी होगा। अगर हम बात करें तो tan 1 को बदलें या तो 89 को, अगर इसको बदलते हैं तो tan 1 को लिख सकते हैं 90 माइनस 89, क्योंकि 90 में से 89 घटेगा तो हमारा एक अंश आ जाएगा, और एक के स्थान पर 90 माइनस 89 लिखा जा सकता है, और tan 90 माइनस थीटा का सूत्र लगाएंगे तो काट थीटा बन जाएगा, काट माने 89 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो tan जो 1 है ये काट 89 बन गया, और काट का मतलब होता है 1/tan, तो ये tan 89 आ जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो tan 1 डिग्री है tan 89 वाले से कट जाएगा, 2 वाला जो होगा इसी तरह से tan 88 से कटेगा, 3 वाला 87 से कटेगा। इसी तरह से अगर हम जाएंगे तो देखेंगे 44 वाला जो होगा वो हमारा 46 वाले से कट जाएगा, क्योंकि अगर हम दोनों जोड़ेंगे 89 और एक 90, 88 और 2 90, इस तरह से दोनों जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और इसी के बीच में हमारा tan 45 भी दिया गया है, तो ये वाला इससे कट जाएगा, tan 44 जो होगा tan 46 से कट जाएगा, बचेगा tan 45, और tan 45 का मान 1 होता है। तो हम देखेंगे इसमें कहाँ 1 दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 1 2 3 4 ध्यान दीजिए 89 1 90 ये दोनों कट जाएंगे।
इसी तरह से 2 वाला 88 से कटेगा, 3 वाला आगे इधर 87 क्योंकि इसमें डाट डाट दिया गया है 87 से कटेगा, 4 वाला 86 से कटेगा। इस तरह से सब कट करके tan 45 बच जाएगा और tan 45 का मान हमें 1 मिल जाएगा। आगे आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 5 को ले लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है, कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि यदि समीकरण 3x प्लस यहाँ दे दिया है 3x स्क्वायर है प्लस 5x और -4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो हमें q का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम q का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 3x स्क्वायर प्लस 5x -4 बराबर 0 ले लेंगे कि मूल बराबर हैं। तो यहाँ आ जाएंगे हमें q का मान निकालने के लिए, यहाँ कोई एक मान हमारा q दिया गया होगा जो यहाँ पर मिसप्रिंट दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्योंकि इसमें q कहीं नहीं है और हम देखेंगे इसमें q कहाँ दिया गया है। तो सॉरी यहाँ पर हमारा q दिया गया है, तो यानी ये बन जाएगा 4 नहीं है, ये हमारा q है और ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर हमें यहाँ मिलेगा 3 पा जाएंगे, b बराबर हमें मिल जाएगा 5 और c बराबर हमें मिल जाएगा -q। अब इसने दिया है चूंकि मूल बराबर हैं तो मूल बराबर के लिए विभक्ति कर d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac और ये बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि इसने कहा है मूल बराबर हैं। d का मान 0 होना चाहिए, b के स्थान पर 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान भी हमें 5 मिला। फिर आगे आ जाएंगे, सॉरी a का मान हमारा यहाँ पर दिया गया है 3 आ जाएंगे इंटू c का मान हमें -q मिलेगा बराबर 0 हो जाएगा। ये बनेगा 5 × 5 = 25 और 4 × 3 = 12 माइनस प्लस हो गया 12q बराबर 0 मिला। अगर हम 12q निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा यानी 12q बराबर बन जाएगा -25। अगर हम q का मान निकालेंगे तो -25/12 आ जाएगा और देखेंगे -25/12 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम प्रश्न ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 वाले को। समांतर श्रेणी -62 -59 डाट डाट 7 और 10 का 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो किसी समांतर श्रेणी का जो nवां पद Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू d। यानी हमारा जो सूत्र बनता है Tn बराबर a + n-1 इंटू d होता है। हमें 11वां निकालना है, T11 बराबर a + 11 में से घटाएंगे तो 10d आएगा। अब a का मान प्रथम पद दिया है -62 है और प्लस 10 गुणे d का मान निकालने के लिए दूसरे में से पहले वाले को घटा देंगे तो -59 में से घटाएंगे -62 को तो ये माइनस प्लस हो जाएगा -59 और प्लस 62 बन जाएगा। तो हमें मिल जाएगा यहाँ +3 59 × 1 = 62 62 तो यहाँ हम 3 रख देंगे तो ये मिल जाएगा -62 प्लस 10 × 30 हो जाएगा। अब घटा देंगे 2 में से 0 2 मिलेगा, 6 में से 3 मिलेगा यानी -32 आ गया। हम देखेंगे -32 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या अगला ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। तो देखते हैं 7 में क्या दिया है कि यदि PE बराबर 0.05 तो PE बार है का मान क्या होगा, माने इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा किसी यानी समुच्चय में जो प्रायिकता PE होती है और न घटने की प्रायिकता PE बार होती है इसका मान 1 होता है। तो यहाँ PE का मान दिया है 0.05 है और PE बार हमें ज्ञात करना है, ये बराबर हमारा 1 है। अब ये ले जाके घटा देंगे तो PE बार बराबर हो जाएगा 1 - 0.05 आ जाएगा। अब हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 1 का मतलब 1.00 और दशमलव के नीचे दशमलव और 0.5 घटेगा तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बच जाएगा 9 और 1 ख़त्म हो गया तो 0.95 आ जाएगा 0.95। अब हम देखेंगे 0.95 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम नेक्स्ट हमारा दे दिया गया है 8 नंबर। तो आइए प्रश्न संख्या 8 को लेते हैं। तो 8 में क्या दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, करा एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। हमारा जो थैला है उसमें 3 लाल है और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये आपका थैला हो गया। इसमें कह रहा है कि हमारी यानी लाल गेंद जो दिया गया है वो 3 लाल है। ये हमारी 3 लाल गेंदें हो गई और 5 काली गेंदें हैं। यहाँ हम आ जाएंगे तो 5 काले को हम वाइट से लिख देते हैं, यानी ये 5 काली गेंदें दी गई है। अब कह रहा है कि कुल गेंदों की संख्या अगर हम देखेंगे तो कुल जो संख्या बनेगी जिसको हम यानी यश कहते हैं, और ये बराबर हमारा कुल टोटल बन जाएगा, यानी 3 ये है 5 ये है मिला के 8 बन जाएगा। तो अगर हम यानी यश की बात करेंगे तो कुल गेंदों की संख्या हमें 8 मिल जाएगी। अब इसमें से हमें निकालना किसको है, लाल वाले को देखना है। तो लाल की प्रायिकता अगर हम लेते हैं तो लाल वाले में क्या मिलेगा, कह रहा है जो लाल वाला होगा, लाल हमारी गेंद 3 गेंद है, इसका मतलब यानी ई जो होगा वह 3 बन जाएगा। हमें प्रायिकता निकालनी है पीई, तो बराबर होता है सूत्र यन ई और अपान होता है यन यस, और यन ई का मान हमने पाया 3 और यन यस का मान यानी कुल गेंदों की संख्या 8। तो हमारा आंसर बन जाएगा 3/8 और 3/8 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 के बाद। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 क्या दिया है, करा चित्र में डीई, ये एक रेखा है डीई, करा वह समांतर है बीसी के, यानी इस बीसी वाले के समांतर डीई रेखा खींची गई है। तो हमें सीई की माप ज्ञात करनी है, सी से लेकर ई तक यह दूरी निकालना है। क्योंकि अगर एक ही त्रिभुज दिया गया है, किसी भी एक त्रिभुज में अगर एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा यानी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचते हैं तो इसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इसी तरह से ये समरूप त्रिभुज बना हुआ है, इसलिए इसमें जो अनुपात मिलेगा AD और DB, तो हमारा अनुपात AD बटे DB हो जाएगा। AD बटे DB बराबर होगा AE, ए से ई दूरी माने ये दूरी और सी से ई दूरी, इसका अनुपात सी ई के बराबर हो जाएगा। अब AD का मान दिया है 1.5, AD का मान हमारा दे दिया है 1.3, तो 1.3 रखेंगे और BD का मान 3.9 है तो 3.9 हो जाएगा। AE का मान हमारा यहाँ से यहाँ तक 1.5 है तो 1.5 हो जाएगा। हमें CE का मान ज्ञात करना है तो आगे हम CE लिख देंगे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 10 हट जाएगा, 13 × 13, 13 × 39 होगा, 13 गुणा करेंगे CE बराबर 3 का गुणा हो जाएगा, तो 1.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 15 × 45 मिल जाएगा और एक अंक पर दशमलव लगेगा, तो हमारा आंसर बनेगा 4.5। तो हम देखेंगे 4.5 दिया कहाँ गया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 9 के बाद 10 को। 10 में क्या दिया है, एक फिगर है और कह रहा है इसमें कि चित्र में त्रिभुज MNL माने 2 त्रिभुज यहाँ बनाए गए हैं। एक त्रिभुज हमारा MNL है तो MN हो गया और L हो गया, एक त्रिभुज ये बना। दूसरा दे दिया है PQR, PQ और R, ये दोनों त्रिभुज हैं और इसमें दिया है M और Q जो है वो 70-70 हैं, माने जो हमारा M वाला है ये 70 डिग्री है और ये भी हमारा 70 डिग्री दिया गया है। फिर आगे करा MN बराबर हमारा यहाँ से यहाँ तक 3, ML बराबर है हमारा 4.5 और PQ बराबर 2 दे दिया गया है। कह रहा है QR बराबर 3 ये दिया गया है। तो कह रहा है तो निम्नलिखित में सही होगा। हमें जानना है कौन किस अनुपात के बराबर है और उसी के साथ हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें तो ये देखिए 2 वाला इससे अगर हम अनुपात निकालेंगे तो 3/2 अगर हम लिख दें बराबर,
तो अगली भुजा हमारी 4.5 मिलेगी और ये बन जाएगा हमारा 3, क्योंकि एक अंक पर दशमलव हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 15 से काटेंगे, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, तो 3/2 और ये 3/2। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं और इन्हीं दोनों के बीच का कोण भी बराबर है। इसका मतलब है दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। लेकिन हमें जानना है लिखना कैसे है। तो अगर हम बात करेंगे तो यम यन, तो अगर हमने लिख दिया यम यन, तो अगला हम देखेंगे हमारा कौन सा बिंदु है। चूंकि यम पर 70 है तो क्यू पर 70 है, तो किसके साथ हमारा बराबर है, 2 वाले के साथ, 2 हमारा ये है, तो बन जाएगा QP, ये बन जाएगा QP बराबर 4.5 ये है यानी यमयल। अगर हम देखें तो ये यमयल है। फिर आगे आ जाएंगे तो अगर हमने यमयल लिख दिया है तो यहाँ हमें लेना होगा QR, तो QR। इस तरह से हमारा अब हम देखेंगे कौन किसके त्रिभुज बना रहा है। तो पहला उसने दिया है यन यमयल, यन यमयल, यन यमयल सब में है, तो हम बनाएंगे यन यमयल, तो यन यम, फिर लास्ट वाला यल ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा PQ और लास्ट वाला R ले लेंगे। इसका मतलब अगर हमने लिखा त्रिभुज यन यम यल, N हो गया, यम हो गया, यल हो गया, तो ये हमारा समरूप होगा। किसके समरूप होगा, यम यन यम यल लिए हैं तो PQR के, तो बन जाएगा PQ और R के। तो हम देखेंगे PQR कहाँ दिया गया है, तो हमारा बन जाएगा सॉरी ये नहीं है, ये त्रिभुज है, तो हमें मिल जाएगा PQR और ये हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो हमें देखना है यन यम यल, यानी एक यन लिए हैं, फिर यम आया है, फिर यल है, तो हमें दूसरे नंबर पर ये 70 वाला आना चाहिए। तो हमारा चूंकि यन यम कौन सा है, 3 वाला, और इसके साथ 2 का अनुपात था, तो ये बन जाएगा यानी Q, फिर आगे आ जाए सारी P बनेगा, Q बनेगा, उसके बाद R बनेगा, क्योंकि PQ हमारा और यन यम हमारा अनुपात बराबर है। दूसरे नंबर पर 70 है तो यहाँ भी दूसरे नंबर पर 70 आना चाहिए, तो PQR और यही हमारा बन जाएगा PQR, हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। तो ये तो था हमारा प्रश्न संख्या 10 नंबर। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 को लेते हैं। तो 11 में क्या दिया गया है हमारा, करा 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। माने एक हमारा गोला है और ये व्यास दे दिया गया है, तो पहले तो इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे। तो अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास बटे 2 यानी 1/2 गुणे व्यास, व्यास माने 1/2 उसने दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा त्रिज्या 1/4 हो जाएगी। अब गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ अगर हम देखेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4πr², सॉरी 4πr² सही है। तो r का मान हमें मिला 1/4, तो ये बन जाएगा 4π और r की वैल्यू 1/4 रखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये बनेगा 4π और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 4 से काटेंगे 4 आएगा, तो π/4 हमारा बच गया। तो हम देखेंगे π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिया गया है, तो पहला नहीं है, दूसरे में π/4 है, यही हमारा मान आया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे आ जाते हैं 12 नंबर देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आइए 12 को देखें, क्या दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। मान लीजिए आपका एक वृत्त हो जाए और कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो दे दिया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर मिल गया। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चाप हो गया और इसने यहाँ पर 30 अंश का कोण बना दिया है, और ये पूछ रहा है यही चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, हम परिधि निकालते हैं और θ/360 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि यही परिधि होती है। तो चाप बराबर हमें मिलता क्या है, ये मिलता है θ/360 और परिधि, परिधि का मतलब 2πr, 2πr हो गया। तो थीटा का मान 30 अंश उसने दिया है और बटे 360 हो जाएगा,
और आगे आएंगे तो 2 पाई मिलेगा गुणे आर। आर का मान उसने 6 दे दिया है, तो यहाँ हम 6 रख देंगे। तो 1 0 0 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 दूनी 6, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 होगा, और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, केवल हमें पाई मिला, क्योंकि ये मिल गया 6 दूनी 12, तो यहाँ 36, 360, 360 से कट गया, केवल पाई बचा। अब हम देखेंगे 12 नंबर में पाई कहाँ दिया गया है, तो हमारा आंसर बन गया डी वाला, जिसमें पाई सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 नंबर ले लेते हैं। तो 13 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 13 नंबर दे दिया है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर मिलती है यदि, यानी हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यानी ये जो वृत्त बना गया है इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी बताएं तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा, वृत्त यानी एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, बाहर कोई बिंदु हो गया और यहाँ से हमने यहाँ मिला दिया, और अगर यहाँ से मिला दिए तो यही हमारी स्पर्शरेखा बन गई, और जहाँ स्पर्श बिंदु बनता है वो 90 अंश का कोण हमारा बनाता है। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर मिलती है, यानी ये हमारा ओ हो गया और ये हमारा पी बन गया। तो और यहाँ पर जो खींची गई रेखा है वह पी क्यू है, और हमें पी क्यू की माप ज्ञात करनी है, और ओ क्यू, ओ से लेकर के दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर खींची गई स्पर्शरेखा पी क्यू, स्पर्शरेखा पी क्यू है और केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर मिलती है, यानी बिंदु कहाँ पर मिलेगी, इसका मतलब ये पी पर मिलती है। कह रहा है यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है तो पी क्यू, यानी ओ से लेकर क्यू नहीं बल्कि ये यहाँ रहेगा, ये हमारा क्यू यहाँ रहेगा, यहाँ पी होगा, और ओ से लेकर क्यू तक ये 12 दे दिया गया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या 5 है। चूँकि ओ क्यू हमारा कर्ण है, तो अगर हम ओ क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर यानी ओ पी स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और इसका मान हमारा 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर बराबर ओ पी का मान 5 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बनेगा 12 पर हमें 144, 25 प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये बराबर पी क्यू स्क्वायर बन जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा क्या, 14 में से 9 बनेगा, 3 में से 2 1 आ गया, तो अगर हम पी क्यू बराबर निकालेंगे तो ये कहीं के अंदर 119 बन जाएगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में 119 करणी के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, और यही करणी के अंदर 119 हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 13। आगे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 14 को। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया गया है। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, और आगे आते हैं प्रश्न संख्या 14 को लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 14 नंबर क्या दिया है। संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालने की कई विधियां, माने 2 विधियां, एक खंड वाला बाकी दूसरा भाग, हम भाग मेथड लगा देते हैं। इसमें 182 बड़ा है अंदर करेंगे, 78 हमारा ये छोटा है इसको हम बाहर कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो ये बनेगा 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 2 8 16 की 6, 2 से 14 1 15 आ गया। यहाँ मिला 12 में से 6 6 मिला, और 7 में से 5 2 मिल गया। अब 78 को हम अंदर कर देंगे, देखेंगे कितना बार जाएगा, 3 बार जाता है कि नहीं। तो 3 4 18, 3 दूनी 6 1 7, यानी पूरा कट गया। किससे कटा, 26 से। तो यही हमारा एचसीएफ बन जाएगा। भाग विधि में जिसमें लास्ट में कटता है वही एचसीएफ बनता है, और 26 मिल गया, 26 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह से हम भाग विधि से एचसीएफ को ज्ञात करते हैं। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 ले लेते हैं। तो 15 में क्या दिया है,
एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये रहा हमारा बेलन और इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी और त्रिज्या का मान हमारा दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर है। दूसरा नंबर ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगी और इस ऊंचाई का मान हमारा दे दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर है। और हमें पाई के पदों में निकालना है क्योंकि हमारा ऑप्शन पाई के पदों में दिया गया है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो बराबर हमारा मिलता है क्या, ये चारों तरफ का केवल क्षेत्रफल होता है और 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर ये वृत्त का क्षेत्रफल और इसी में ऊंचाई हम यानी वृत्त की परिधि है 2 पाई आर और इसी में ऊंचाई का हम गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 मिल जाएगा, पाई मिलेगा, आर का मान यहाँ से आएंगे तो 3.5 मिलेगा और एच का मान हमें 8.4 आ जाएगा। अब बाकी हमें हल करना है तो आइए देखते हैं। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, पाई रहेगा और 8.4 बन जाएगा। 7 का गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 8 56, 2 58 बना और एक अंक पर दशमलव क्योंकि इसको हमने हटा दिया, ये बन गया 58.8 पाई। अब हम देखेंगे 58.8 पाई हमारा ऑप्शन नंबर डी है और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न संख्या 16। तो 16 में क्या दिया गया है हमारा, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। ये हमारा वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या का रहा है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है तो मान लीजिए हमारा ये त्रिज्यखंड हो गया और ये कोण जो दिया गया है ये 60 अंश है और ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल है इसी को आपको ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है थीटा बटे 360 बाकी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल मानी पाई आर स्क्वायर। अब आगे आ जाएंगे तो थीटा का मान 60 अंश बटे 360 हो जाएगा। पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है तो आर का मान उसने दे दिया है 4 तो 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौक 16 बन जाएगा। 0 0 से कटा 7 36 हो गया यानी यहाँ मिल गया 4 चौक 16 बटे 16 पाई तो रहेगा और बटे हमारा 6 बन गया। अगर हम बात करें 2 से काटेंगे तो 2 8 16 2 3 6 यानी 8 पाई बटे 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें 8 पाई बटे 3 कहाँ दिया हुआ है तो एक ऑप्शन यहाँ सी है 8 बटे 3 पाई और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 17 नंबर कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। अगर हम बात करें यहाँ विविक्तकर की तो यहाँ पर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए बराबर यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। बी बराबर भी हमें मिल जाएगा 1, सी बराबर यहाँ से -1 मिलेगा, सी बराबर -1 और विविक्तकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ से हमें मिला हुआ है 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए और ए का मान 1 है और सी का मान -1 है। तो 1 का वर्ग 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 का 4 1 का 4 4 1 5 बन जाएगा। तो विविक्तकर डी बराबर हमें 5 मिला और 5 हमें यहाँ पर देखेंगे कहाँ दिया गया है तो 5 ये हमारा चूंकि माइनस में दिया है ये गलत है, इसका लगता है मिसप्रिंट है। अगर यहाँ हम बात करेंगे तो +5 आएगा और अगर ये +5 है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये रहा प्रश्न संख्या हमारा 17। आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो 18 में क्या दिया गया है, करा द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। यहाँ हमें क्या करना है यानी मूल ज्ञात करने हैं लेकिन उसका हमें मूल न ज्ञात करके उसका योगफल चाहिए। तो अगर हम बात करें इसको हम ज़्यादा घात वाले को पहले लिखें तो 4x स्क्वायर बनेगा, इसको पहले, फिर इसको लिखेंगे -4x होगा, फिर +1 होगा और ये बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे
तो ए बराबर हमें यहाँ मिलेगा 4, बी बराबर मिल जाएगा हमें -4 और सी बराबर हमें मिल जाएगा 1। और चूंकि ये कह रहा है मूलों का योगफल, तो मूलों को अगर हम अल्फा बीटा माने तो मूलों का योगफल -b/a होता है। यहाँ आ जाएंगे, माइनस लिखेंगे और b का मान -4 है और a का मान हमें 4 मिला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4/4 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम देखेंगे हमारा ए का ऑप्शन कौन सा सही है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 18 के बाद 19 आता है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, माने हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम करते क्या हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं तो यक्ष मिलता है। तो 0 + 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। दोनों जोड़ेंगे 30/2 करेंगे तो 15 आएगा। दोनों जोड़ेंगे तो 25 आएगा। दोनों जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो 30 के आगे 35 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ 45 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, दोनों जोड़कर 2 का भाग निकालते हैं तो ये हमारा माध्य यानी यक्ष मिलता है। अब इसका इसके साथ गुणा करते हैं, 5 चौक 20, ये 200 मिल जाता है। फिर अगला आ जाएंगे, यानी ये हमारा यफ था जो हमने निकाला यक्ष है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा यफ यक्ष, तो यहाँ मिलेगा 200। फिर 15 सत्ते 105 हो जाएगा। इसी तरह से आएंगे 25 पंजे 125 बन जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 28 बन गया। अगला आ जाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 6 पंजे 30 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 27 हो गया। टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा यफ यक्स मिलेगा। और यहाँ हमने जोड़ लिया 5 × 5 = 10 0 हासिल 1 हो गया। 8 7 15 2 17 1 18 की 8 हासिल 1 आ गया। 2 1 हासिल 3 3 1 4 4 1 5 2 7 2 9 बना। अगला हमें एफ चाहिए, तो एफ वाले को पूरे को जोड़ेंगे तो ये वाली लाइन हमारा जो है, तो 4 7 4 11 16 4 20 4 24 24 6 30 बन गया। और ये बन गया सिग्मा एफ, या इसी को हम यन कहते हैं। अब हमारा समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान यन होता है। सिग्मा एफ एक्स का मान हमने निकाला 9810 और यन का मान हमने ये एफ वाले को जोड़ते हैं तो मिलता है, इसका मान हमें 30 मिला हुआ है। ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 छक 18 3 छक 18 मानी 32.66 आता रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 32.66 ये दिया कहाँ गया है, फिर से चेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 हमारा यानी 200 बन गया। सॉरी, ये 5 चौक 20 केवल 20 होगा, तभी हमारा आंसर गड़बड़ हो गया। यहाँ केवल 20 मिलेगा। फिर आगे आएंगे 15 सत्ते 105, ये हमारा सही है। 25 पंजे 125 सही है। 35 का 8 में और ये सब सही है। अब हम जोड़ लेते हैं फिर से इसको, तो हमें क्या मिलेगा, 5 15 0 हासिल 1, 8 7 15 2 17 2 19 की 20 हासिल हमारा 2 मिल गया। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 यानी 800 आया। यहाँ आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 800 और बटे हमने 30 पाया, तो 3 दूनी 6, 2 बच गया, 0 ताली 20 आ गया। 3 छक 18, 2 बचा, फिर 3 छक 18 यानी 26.66 या 67। तो 26.66 हमारा ऑप्शन नंबर बी है और यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 19। आगे एक प्रश्न अगला है हमारा 20 नंबर, और 20 को देखते हैं क्या दिया गया है। करा निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब मध्य वाला पद, और माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता को जोड़ते हैं और जोड़ करके हम किसका मान निकालते हैं, यन का मान निकालते हैं। यानी हमें यन बराबर यहाँ क्या मिलेगा, तो 8 6 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 और 8 23, 23 और 6 जोड़ देंगे तो यानी 23 6 29 की 9 हासिल 1 हो गया। 1 1 2 1 3 आ गया। फिर से चेक कर लगते हैं। 8 6 14 1 15 5 20 1 21 8 यानी 29 की 9 हासिल 2 आया। 2 1 3 3 1 4 यानी 10 10 20 और 29 31 7 37 38 39 यानी ये हमारा बन गया 8 6 14 1 15
5 20 1 21, 21 8 29 की 9 हासिल 2 2 1 3 1 4 यानी 49 आ गया। अब अगर हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए हम करते क्या है, इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो हमारा कुछ इस टाइप से निकलता है। पहला है 0 से 10, अगला है हमारा 10 से 20, फिर 20 से हमें मिलेगा 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पर हमने पाया क्या 8 हो गया। फिर अगला आ जाएंगे 6 आएगा, फिर 11 मिलेगा, 18 और 6 मिल जाएगा, 18 और 6 मिला। तो यहाँ पर हम निकालते हैं CF, यानी इसको 8 लिखेंगे, दोनों जोड़ के 8 6 14 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 4 1 5 1 1 2 हो गया, 8 5 13 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 बन गया। जोड़ देंगे तो 49 आ जाएगा। यन का मान हमने 49 पाया था, ये 49 हमें मिल जाएगा। अब हम n/2 निकालते हैं तो हमें मिलता है 49/2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। देखेंगे हमारा इस CF वाले में कम से कम किस में मिलेगा, तो CF में हमें मिलेगा 25 में 24.5 मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाले में नहीं मिलेगा। तो ये हमारा जो इसके वर्ग बनेगा 20 और 30 हो जाएगा। तो हमारा वर्ग 20 और 30 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये तो 20 तक हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। इसमें हम देखेंगे खंड ब का क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी खंड कीजिए, जिसमें हमारा क ख ग घ अंग और च आपके दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए हमें 2 अंक निर्धारित है। तो कह रहा है यदि बिंदु x5 तथा 2 - 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आ जाएंगे हम यहाँ पर, हल होगा, हल में हम क्या लिखेंगे, यानी अगर हम बोर्ड पेपर में जाते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न या प्रश्नोत्तर 21, उसके बाद आगे आएंगे इसका क लिखेंगे। अब आगे नीचे आ जाएंगे तो हल, हल में हमें क्या मिल रहा है कि यदि बिंदु x और 5 तथा 2 - 3 के बीच की दूरी, एक बिंदु x है, दूसरा हमारा यानी x5, दूसरा बिंदु हमारा 2 और -3 है, और कह रहा है इसके बीच की जो दूरी होती है, मान लीजिए बिंदु A हो जाए, ये B, तो AB बराबर हमारा दे दिया है, क्या दिया है 17 मात्रक है, 17 मात्रक। अब इसमें आ जाएंगे तो इसको हम मानेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2, और ये हमारा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी D। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर होता है, सूत्र हमारा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसी में हम सभी मानों को रखेंगे तो x1 का मान यहाँ से पाएंगे x हो जाएगा, तो रूट में हमारा बनेगा x माइनस, अब आगे आएंगे x2 का मान यहाँ से 2 मिलेगा और प्लस y1 का मान 5 मिलेगा, और -1 माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 स्क्वायर, और d का मान उसने दे दिया है 17 मात्रक, तो ये 17 हो जाएगा। आगे आएंगे तो ये हमारा मिल जाएगा क्या x - 2 का होल स्क्वायर, 5 3 8 64 बन जाएगा। इसके आगे हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमारा मिलेगा क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो 17 का स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा कैंडी से बाहर हो जाएगा, तो बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। 17 17 में माने 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 289 आता है, ये 64 प्लस है इधर आएगा माइनस बन जाएगा, और ये बराबर हमारा बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे तो आपको हमें मिल जाएगा 5, और 8 में से 6 2 मिलेगा 2, और ये बराबर हो गया x - 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमें मिलेगा क्या x - 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 15 का स्क्वायर है, तो 2 की घात वर्गमूल लेने पर कटेगी, तो x - 2 बराबर बनेगा, वर्गमूल में प्लस माइनस दोनों लिया जाता है,
अब आगे हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, यानी एक बार इसमें से हम प्लस और दूसरी बार ये माइनस चिन्ह लेंगे। तो धन चिन्ह जब हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x - 2 बराबर +15 और ये 2 जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर 17 बन जाएगा। एक आंसर ये बनेगा। दूसरा आ जाएंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x - 2 बराबर हो जाएगा तो -15 होगा। ये जाके जुड़ जाएगा तो x बराबर होगा -15 + 2 कर देंगे तो बन जाएगा -13 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया आंसर, x का मान पूछा गया था। तो हमारा जो आंसर बनेगा x बराबर एक बन जाएगा 17 और दूसरा बन जाएगा -13 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न संख्या 21 का क। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसी का 21 का ख। तो क्या दिया है कि यदि बिंदु 1 4 a - 2 और -3 16 संरेख है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। ये भी हमारा 2 अंक का दिया गया है। तो यहाँ पर संरेख के लिए हम 2 टाइप से लगा सकते हैं। एक तो होगा 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे और अगले बिंदु से गुजारेंगे। दूसरा है हम संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, क्योंकि अगर 3 बिंदु एक सीधी रेखा में हैं तो वहाँ अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो नहीं बनेगा, और अगर त्रिभुज नहीं बनता है तो इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो दोनों विधियों में से हम किसी से भी हल कर सकते हैं। अगर 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण चाहे निकाल के लगाएं या हमने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसको हल करते हैं। तो हमें मिलेगा क्या, यानी हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर हमारा बन जाएगा 21 का ये ख है। तो हम आ जाएंगे हल। हल में क्या मिलेगा, सबसे पहला काम बिंदु लिख लेंगे 1 4 है, दूसरा बिंदु हमारा a - 2 है और तीसरा बिंदु हमारा -3 और 16 है। हमने बताया या तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालकर तीसरी बिंदु से गुजारेंगे तो वह संतुष्ट करेगा और हमारा इस तरह से एक मान मिल जाएगा। अथवा हम चाहें तो इसमें सीधा सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है x1 माने 1/2 बाहर होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1 और प्लस x3 और y1 - y2, यही हमारा सूत्र है। 1 है 2 3, 2 है 2 के बाद 3 1, 3 है तो 1 2 होता है। अब ये जो बिंदु दिया गया है ये x1 है, ये y1, ये हमारा x2 y2, ये x3 और ये y3 है। अब वो कह रहा है संरेख, तो संरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हमारा शून्य हो जाएगा। 1/2 का भाग दे देंगे, खत्म हो जाएगा। बाकी बचेगा x1 का मान यहाँ से रखेंगे 1 हो जाएगा। फिर y2 और y2 का मान हमें मिलेगा -2 माइनस y3 और y3 का मान हमें मिल जाएगा 16। फिर आगे आएंगे तो प्लस x2 का मान यहाँ है a। फिर आगे आ जाएंगे तो y3 का मान हमें मिल गया, तो यहाँ पर y3 का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 16 माइनस y1 और y1 का मान यहाँ से मिल जाएगा हमें 4। फिर आगे आ जाएंगे प्लस, यानी ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आ जाएंगे x3 का मान हमें मिलेगा -3, y1 का मान यहाँ से 4 हो जाएगा, y2 और y2 का मान यहाँ से माइनस होगा, एक माइनस पहले से है तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये बराबर 0 क्योंकि संरेख है। 1 का गुणा करेंगे कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, 16 2 18 यानी -18 बन गया। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 का गुणा करेंगे तो 12a आ जाएगा। फिर आगे आएंगे 4 2 6, 6 3 18 माइनस 18 मिल जाएगा और ये बराबर हमारा 0 हो गया। 4 2 6 3 18 बना, 18 18 36 हो गया तो 12a माइनस 36 बराबर 0 मिला। a बराबर निकालेंगे तो ये 36 जाएगा, पहले प्लस बनेगा तो 12a बराबर 36 हो गया। a बराबर 36/12 क्योंकि ये गुणा है भाग बन जाएगा और 12 3 36 हमारा a का आंसर जो मिलेगा वह 3 आ जाएगा और यही हमारा आंसर सही हो जाएगा।
ये था हमारा प्रश्न संख्या 21 का, हमने देखा ये ख था। अब आगे हम नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं और वह प्रश्न हमारा है 21 का घ। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगी, हम लिखेंगे बोर्ड पेपर में अगर आता है तो प्रश्नोत्तर हम 21 का ग लिखेंगे। अब इसमें आएंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन बटे कास प्लस कास बटे 1 प्लस साइन बराबर 2 सेक थीटा लाना है। तो हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा और प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और ये बराबर हमें 2 सेक थीटा ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे कास थीटा, फिर आगे आएंगे तो प्लस कास थीटा और बटे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारा काम है कि हम तिर्यक गुणा कर देंगे। जब हम 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में गुणा करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यानी क्या मिला हमें, 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर बन गया। कास का तिर्यक गुणा कर दिए तो कास स्क्वायर थीटा मिल गया। नीचे कास इंटू यानी हर बचा रहेगा कास थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ये हमारा बचा रहेगा। होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करेंगे एक आएगा, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab तो 2 गुणे ए का मान 1 है, बी का मान हमारा साइन थीटा है और प्लस आगे हमारा कास स्क्वायर थीटा दिया गया है। नीचे आ जाएंगे तो हम लिखेंगे कास थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ आ जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ये दोनों मिला के 1 हो जाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है। एक 1 पहले से है, एक 1 ये दोनों मिला के आ गए। आगे है हमारा प्लस 2 साइन थीटा, नीचे हमारा मिला कास थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है। आगे आ जाते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर तो 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा होगा और बटे हमारा मिलेगा कास थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। दोनों में से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा और बटे हमारा ये नीचे कास थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ये बचा रहेगा। ये ब्रैकेट हमारा ब्रैकेट से कट जाएगा, 2 बटे कास है तो 2 गुणे 1 बटे कास लिख सकते हैं, 1 बटे कास को सेक कहते हैं इसलिए 2 सेक थीटा हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो यही हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि यही हमें लाना था। तो इस तरह से ये हमारा था प्रश्न संख्या 21 का क्वेश्चन नंबर ग। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर हमारा है घ, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर 21 का और दे दिया गया है हमारा घ। करा निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमारा समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक 3 होते हैं जिसमें हमारा माध्यिका को माध्यक कहा जाता है। तो आइए पहले इसका हम सूत्र देखते हैं। तो माध्यक का जो सूत्र होता है माध्यक, तो माध्यक बराबर हमारा होता है L1 यानी L प्लस N/2 माइनस CF होता है और अपान हमारा F होता है इंटू H होता है। अब यहाँ हम निकालेंगे सबसे पहले N/2 का मान, तो और हमें चाहिए CF का मान। तो CF का मान निकालने के लिए हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। अगला हो जाएगा हमारा दूसरा कॉलम बारंबारता का होगा और तीसरा कॉलम हमारा CF का होगा, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं CF। अब यहाँ आ जाएंगे तो पहला हमारा दिया है 0 से 10 है, 10 से हमारा 20, 20 से आएंगे तो 30 है, 30 से 40 और 40 से हमें 50 मिल जाएगा। बारंबारता हमें दिया है 6, 9 है, 20, उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 9 है। अब हम आ जाएंगे तो पहला पद जो कहते हैं लिख लेते हैं, इसके बाद दोनों जोड़कर 9 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 9 6 हमारा मिल जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो ये 15 मिल जाएगा। अब इसमें 20 प्लस ऊपर वाला 15 जुड़ेगा तो 35 बन जाएगा।
फिर आगे आएंगे 15 जोड़ देंगे, 35 5 40 और 10 50 हो जाएगा। फिर आगे 59 मिलेगा। अगर इसको हम पूरा जोड़ते हैं तो हमें जो n बराबर मिलेगा ये यही मान आता है 59 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम n/2 निकालेंगे। तो n/2 बराबर होता है, तो n का मान हमारा 59/2 और अगर हम 2 का भाग दे देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 5 10 यानी 29.5 आ जाएगा। आगे आ जाएंगे, ये जो 29.5 दिया गया है, अब देखेंगे 29.5 6 में तो मिलेगा नहीं, 15 में भी नहीं मिलेगा, 35 में मिलेगा। ऊपर वाले में जो सबसे कम वाला मान होगा जिसमें ये मिल जाता है 29.6 से या तो इतना हो या तो इससे ज़्यादा हो, तो 35 है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। अब हमारा ये जो मान मिलेगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो निम्न सीमा है यही L1 है, तो यानी L1 या L, तो L बराबर हमें यहाँ से मिल जाएगा 20। फिर हमें n/2 निकला हुआ है, CF इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होता है, यानी माध्यक वर्ग ये है तो माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, और CF का मान हमें मिल जाएगा, CF बराबर 15 मिल जाएगा। आगे आ जाएंगे, F का मान, तो F का मान ये F होगा और F का मान 20 दिया गया है, तो F बराबर हमें 20 मिल जाएगा। और एक इसमें से इसको यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो हमें H मिलेगा, और H का मान हमें मिल जाएगा 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। आगे हमारा अब हम देखेंगे कि सूत्र में मान रखना है, तो L का मान यहाँ पर हमें क्या मिला, 20 मिला, प्लस n/2 का मान 29 यानी 29 ये हमारा मिल गया 29.5 हो गया, और CF का मान 15 यहाँ से मिल जाएगा, और नीचे है F का मान 20 है और H का मान 10 है, तो 10 रख देंगे, ये 0 0 से कट जाएगा। तो हमें मिल क्या रहा है, 20 मिला, इसमें से इसको घटा देंगे तो बन जाएगा 0.5 और 9 में से 5 4 14 हो गया, और बटे नीचे 2 बचा हुआ है, 2 का भाग दे देंगे तो 20 प्लस 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10 जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 27.25 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या यानी 21 का घ। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को हम लेते हैं, घ के बाद अंग को देखते हैं। तो अंग क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंग है संख्याओं 92 और 510 का हमें LCM ज्ञात करना है। तो हम आएंगे पहले इसका फैक्टर करेंगे, यानी हमारा ये है प्रश्नोत्तर 21 चल रहा है, 21 का अंग दिया गया है। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, दिया गया है इन दोनों का LCM निकालना है, तो हल में हमें मिल जाएगा 92 का हम खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 92 का खंड मिलेगा 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 तिहाई, उसके बाद 23 हमारी अभाज्य संख्या है, 23 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, 2 2 23, 2 गुणे 2 गुणे 23 हो जाएगा। दूसरी संख्या अगर हम ले लेंगे तो दूसरी संख्या हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर दिया है 510, 510 का भी हम खंड करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10 होगा, 3 8 24 हो जाएगा, 1 बच गया, 3 5 15 हो गया, 5 से काटेंगे, 17 5 85 होता है, 17 से काट देंगे, यानी हमारा मिल गया 510, और इसका मिला 2 3 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो गया। अब हमें निकालना है LCM, तो बराबर दोनों में जो कटेगा पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 17 नहीं मिल रहा है, तो सभी संख्याओं को उतार लेंगे, तो एक अगला 2 मिलेगा, फिर 23 मिलेगा, फिर हमारा 3 मिला, आगे हमारा 5 मिला, फिर हमारा 17 मिला। अब यहाँ आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20, 3 60, ये बन गया, गुणे 23 हो गया और गुणे 17 बना, तो हमें एक 0 मिलेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 1 13, मैंने 60 में हमने एक 0 लिख दिया, 6 का गुणा कर दिया, अभी 17 हमारे पास बचा हुआ है, 17 0 0 होगा, 17 8 136,
तो 136 में 13 हासिल लग जाएगा। 17 त्रिक 51 इसमें जोड़ देंगे तो ये 4 6 यानी 4 बन जाएगा, 6 हासिल लग जाएगा। फिर 17 का 17 इसमें अगर हम जोड़ेंगे 7 6 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 यानी 23 46 0 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, यानी प्रश्नोत्तर है हमारा 21 का अंक है। आगे हम जाते हैं। ये सभी हमारे रफ कार्य थे जिसको आपको बोर्ड में बाएं पेज पर करना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दिया गया है, अगला हम देखेंगे। तो अगला हमारा नेक्स्ट सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी हमारा 2 नंबर का है। ये बड़ा प्रश्न है चूँकि ये 4 नंबर में अक्सर आता है, लेकिन इस पेपर में ये 2 नंबर का दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ आ जाएंगे, हम लिखेंगे हल में, यानी ये हमारा बना है प्रश्नोत्तर 21 का च दिया गया है। तो हमें क्या मिला हल में, मानेंगे कि माना कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, पर अपरिमेय कहा है तो हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय होगा तो इसका मतलब है इसको a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात कर्ण में 3 ये बराबर होगा a बटे b, जहाँ ab सहअभाज्य तथा, यानी AB सहअभाज्य है पूर्णांक व B नॉट इक्वल टू 0, यानी B हमारा 0 नहीं हो सकता है। अब आ जाएंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा A बराबर कर्ण में 3 B होगा। इसके बाद हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जो कर्ण में है वो कर्ण से बाहर हो जाएगा, ये बाहर और ये बाहर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर बराबर होगा 3b स्क्वायर। अब ये नियम है कि चूंकि हम देख रहे हैं इसमें 3 दिया गया है, b स्क्वायर में 3 का गुणा है, इसका मतलब जो a स्क्वायर है वो 3 से कट जाएगा। तो आगे यही लिखेंगे कि चूँकि a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य लिखिए, विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। अगर हमने यहाँ पाया कि ये 3 से कटेगा तो यहाँ हम मान लेंगे a का मान कुछ 3 के गुणनखंड के रूप में, तब a बराबर माना जा रहा है, मान लीजिए 3k हो गया। अब ये मान इसी में हम रखेंगे, तो a के स्थान पर रखेंगे 3k तो स्क्वायर बनेगा, बराबर है हमारा 3b स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएंगे 9k स्क्वायर बन जाएगा बराबर 3b स्क्वायर, 3 से भाग दे देंगे तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9k स्क्वायर में, और बटे 3 काट दिए तो 3k स्क्वायर बन गया। यानी यहाँ जहाँ लिख सकते हैं कि हमारा k क्या है, k एक पूर्णांक है। अब आगे आ जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे क्योंकि k पूर्णांक है तो 3 से ये भी कट रहा है तो b स्क्वायर भी 3 से हमारा विभाज्य होगा। यानी आपने पाया यहाँ कि a स्क्वायर 3 से कट रहा है और उसके साथ साथ a 3 से कटा, अब b स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसका मतलब b भी 3 से कट जाएगा, इसलिए b स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। अतः हमारा b भी 3 से विभाज्य होगा। अगर हमारा यहाँ आपने पाया a 3 से विभाज्य है तो इसी को हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यहाँ आपने पाया b 3 से विभाज्य है तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ऊपर हमने माना था ab सहअभाज्य का मतलब दोनों का मस 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने क्या पाया, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो दोनों का मस 3 आ गया, यानी इसका उल्टा हो गया।
अगर उल्टा हो गया तो इसका मतलब कह सकते हैं विरोधाभास के कारण जो हमने माना था परिमेय उसका भी उल्टा सिद्ध हो जाएगा अपरिमेय। तो आगे यही हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से ये बन जाएगा कर्ण में 3 एक अभाज्य संख्या होगी, सॉरी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें आगे हम लिख देंगे कि यही हमें सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 21 के च का। ये चूंकि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर 4 नंबर में आता है, लेकिन इस पेपर में ये 2 नंबर में दिया गया है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या दिया है। अगला है प्रश्न संख्या 22। इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी इसमें कुल 6 खंड दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल 5 हल करना है। जो भी आपको 5 आता है उसको आप लगा डालेंगे और जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे। तो हम आते हैं पहले क में। तो क क्या दिया है वह देखते हैं। करा निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है उसके पहले हम देखेंगे। तो ये 6, 11, 21 और 23 यही सबसे अधिक बार आया है, तो ये हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। यानी ये जो हमारा बना है ये F1 बन गया, और इसके पहले वाला जो हमारा दिया गया होगा वो F0 होगा, और बाद वाले को हम F2 लिख सकते हैं। और इसमें जो ये मान है कम वाला मान, इसी को L1 लिखिए या तो L लिख दीजिए। अब हमारा जो सूत्र होता है बहुलक का, बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है L और प्लस F1 माइनस F0 होता है, और बटे हमारा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। माने इसी का 2 गुना करेंगे, इसको और इसको ले जा करके घटा देंगे। इसके बाद हमारा आगे का जो सूत्र होता है इसी में रहता है H। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा F0, यहाँ हम पाएंगे सबसे पहले F1 का मान हमें 23 मिला। आगे F0 का मान यहाँ से हमें 21 मिल गया पहले, यानी अधिकतम के पहले वाली जो बारंबारता होगी उसी को हम F0 लिखेंगे। F2 हमारा 14 हो गया, F2 हमारा 14 आ गया। फिर आगे आ जाएंगे तो हमारा मान नीचे दिया गया है, और यहाँ आ जाएंगे तो H का मान माने इसमें से इसको या इसमें से इसको घटाएंगे तो H बराबर हमें 10 मिल जाएगा। और जो एक मान और है L का मान हमें कम वाला मान यानी 30 दिया गया है। अब इन्हीं सभी मानों को इस सूत्र में हम रखेंगे तो हमारा बहुलक बराबर क्या मिल रहा है देखते हैं। तो हमें मिला बहुलक, तो बहुलक बराबर मिल गया पहले L, और L का मान हमें 30 मिला तो 30 रखेंगे, प्लस F1, तो F1 का मान 23 या यहाँ से ले लेंगे तो 23 आ जाएगा, और माइनस F0, और F0 का मान 21 है, इंटू H का मान 10 है, बटे 2 गुणे F1 का मान 23 माइनस F0 यानी 21, और माइनस F2 का मान हमारा 14 मिल गया। अब इसी को हमें हल करना है, तो आइए देखते हैं इसके आगे। तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ मिल गया हमें 30 मिला, प्लस 23 में से 21 घटाएंगे तो 2 गुणे 10 मिला, 23 दूना 46 हो गया, दोनों माइनस है जुड़ जाएगा, 4 1 5 मिला, 2 और 1 मिला के 3 मिल गया। तो फिर हमें मिला ये 23, 10 दूनी 20 हो गया, और बटे 11 यानी 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। अगर हम भाग दे देते हैं तो 30 प्लस 11 1 का 11 हो जाएगा, बचेगा हमारा 9, 0 बढ़ा देंगे 11 8 88 आ जाएगा, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे 11 1 का 11 होगा, फिर आएंगे तो 9 आएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा हमें 30 और 1 मिला के 31.81, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्नोत्तर 22, यानी ये हमारा था प्रश्नोत्तर 22 का, और ये क था। तो आगे हम देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट।
ये 22 का ख है जो 4 नंबर का है। क आपने देखा, अब हम ख देखेंगे। ख में क्या दिया गया है? कह रहा है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक वृत्त है और इस वृत्त की वाह्य बिंदु, बाहरी कोई बिंदु है और वहाँ से खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमारा बाहरी बिंदु हो गया। और यहाँ से अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दो स्पर्श रेखाएं होंगी, ये केंद्र हो गया, यहाँ से ये मिलेगा और यहाँ से ये हो गया। अब ये कह रहा है बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। हमें दिखाना है कि अगर ये बिंदु P, ये O, ये बिंदु A और ये B है, तो हमें दिखाना है कि PA और PB की जो लंबाई है वह आपस में बराबर है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से इसको हम मिला देंगे और मिलाने के बाद यानी हमें क्या क्या मिला था, क्या क्या ज्ञात था। ज्ञात है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O, वाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB। तो यहाँ हम लिखेंगे हल, और हल में हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा था प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर हमारा दिया है 22 का ख है। अब इसमें हल आएंगे, हल में पहली हेडिंग हमें मिलेगी ज्ञात है। ज्ञात है, इसमें क्या मिलेगा, ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त केंद्र जिसकी त्रिज्या, चाहे हम त्रिज्या मान लें, जिसकी त्रिज्या R, वाह्य बिंदु, वाह्य बिंदु हमारा बन गया P, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये दो है PA PB। अब हमें सिद्ध करना है, अगली हेडिंग है नंबर 2, सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं, अर्थात कि PA बराबर हमें PB, और हमने यहाँ बीच में मिला दिया है तो इसको हम रचना के रूप में लिख सकते हैं, रचना। तो रचना में क्या मिल जाएगा, रचना में हमारा बन जाएगा O से P को मिलाया, मिलाया। अब अगली हेडिंग हम लिखेंगे उपपत्ति। तो अगला हो जाएगा हमारा उपपत्ति, उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या मिलेगा, हम ले लेते हैं यहाँ। तो उपपत्ति में हमें ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज बारी बारी से हम लेंगे। तो यहाँ आ जाएंगे, हम ले लेते हैं त्रिभुज यानी POA, तो हमें मिल जाएगा त्रिभुज POA में। तो चूंकि ये कर्ण है, चूंकि जहाँ पर स्पर्शी बनती है दोनों 90-90 होते हैं, लंब होते हैं, तो कर्ण हमारा OP है। तो अगर हम बात करें कर्ण की, तो कर्ण हमें मिल जाएगा OP स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी OA स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AP स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसी प्रकार आ जाएंगे, इसी प्रकार यानी ये हमें कहाँ से मिला, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से पाया। इसी प्रकार त्रिभुज हमें मिल जाएगा OBP, OBP में। यहाँ भी ये कर्ण बनेगा क्योंकि 90 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। तो OP स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी OB स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हमारा मिल जाएगा PB स्क्वायर, PB स्क्वायर। इसको हम 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 ले लेंगे, और समीकरण 1 और 2 में हम क्या पाएंगे कि जो हमारा OP दोनों तरफ है, लेफ्ट में, इसका मतलब राइट भी बराबर होगा। तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर बराबर होगा
ओ बी स्क्वायर और प्लस पी बी स्क्वायर, या इसको हम बी पी लिख सकते हैं। यानी यहाँ हमें सिद्ध करना था पी ए पी बी, तो हम लिख सकते हैं इसे हम पी बी स्क्वायर। अब जो हमारा ओ से लेकर ए है वो भी त्रिज्या आर है, ओ से लेकर बी है ये भी त्रिज्या आर है, तो दोनों के स्थान पर आर लिख देंगे। आर स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा सिद्ध हो जाएगा। यानी इसको हम पी ए भी लिख सकते हैं, तो पी ए स्क्वायर बराबर हो गया पी बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल में क्या मिल जाएगा, पी ए बराबर हमें मिलेगा पी बी, पी ए बराबर पी बी, और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22 का दिया गया है ख। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 23 लेते हैं। तो 23 में देखते हैं क्या दिया है। करा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी और कोण बी ए सी ये दोनों बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यहाँ पर एक त्रिभुज कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ये बनेगा हमारा प्रश्नोत्तर 22 और इसका ग है और ये 4 नंबर में है। हम आ जाएंगे हल। हल में हम पहले एक फिगर बनाएंगे। मान लीजिए आपका त्रिभुज हो जाए, तो ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो अगर ये ए बना, एक बी बना और यहाँ सी हो गया। अब ये कह रहा है बी सी पर एक बिंदु डी है, इसी बी सी पर एक बिंदु हम डी ले लेंगे। कह रहा है कोण ए डी सी, यानी कोण ए डी सी अर्थात ए डी सी का मतलब ये वाला कोण, और बता रहा है कोण बी ए सी का मतलब इस पूरे वाले कोण के बराबर है। तो अगर हम देखें तो एक पूरा त्रिभुज ले लेंगे, तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, बी ए सी। यहाँ हम आ जाएंगे त्रिभुज बी ए सी तथा एक राइट वाला त्रिभुज ले लेंगे, इसमें मिलेगा हमारा बी ए सी। फिर अगला हमारा जो मिलेगा त्रिभुज वह बन जाएगा ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी। अगर इसमें हम देखेंगे तो एक कोण इसका एक कोण इसके बराबर है, यानी कोण ए बराबर है कोण डी के। दूसरा आ जाएंगे इस पूरे त्रिभुज में एक कोण सी है और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी एक कोण सी है। इसका मतलब है दोनों में कोण सी कॉमन है, तो कोण सी बराबर कोण सी मिला। ये हमें कहाँ से मिला, ज्ञात है, ये दिया गया है। और ये कहाँ से मिला, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, यानी दोनों में कोण ये कॉमन है। अब अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और इसलिए इसे हम ए समरूपता कहते हैं। तो हमारा ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये 2 हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए समरूपता। समरूपता चूँकि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, अर्थात त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बन जाएगा ए डी सी। और जब समरूप हो जाते हैं तो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होगा। अब हम देखेंगे कौन कहाँ जा रहा है, यानी हमारा कोण बी कोण ए के बराबर होना चाहिए। तो यानी पहले वाले में और दूसरे वाले में अगर यहाँ से हम चलेंगे, हमने लिखा है बी ए सी, तो दूसरा हमने लिखा ए डी सी, क्योंकि बी ए बीच में आया है तो इसमें भी आपका बीच में आएगा। और हमें यहाँ लाना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो हम देखेंगे पूरे वाले त्रिभुज में कहाँ पर दिया गया है सी ए, तो पूरे वाले त्रिभुज में ये सी ए है। तो किसके सामने की भुजा है, कोण बी के सामने की भुजा है,
इसका मतलब है कि यहाँ कोण बी के सामने की भुजा को हम CA लिखेंगे, तो CA बटे, अब देखेंगे हमारा कोण बी के सामने की भुजा ये थी, तो कोण ए के सामने की भुजा हमारा बन जाएगा इस छोटे वाले में, ए के सामने की भुजा जो बनेगी तो ये ए है इधर वाला कोण, और ए के सामने की भुजा हमें मिलेगी CD, तो यहाँ हम लिख देंगे CD बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर दो त्रिभुज देखना है, एक त्रिभुज पूरा वाला और दूसरा वाला ये वाला त्रिभुज हम देखेंगे, तो हमें कहाँ मिल रहा है दूसरा त्रिभुज, ये त्रिभुज। अगर इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो बी वाला कोण ए के बराबर है, अगर कोण ए के बराबर है, ए के सामने की भुजा हमें CD मिलेगी, ये कोण CD हो गया यानी भुजा CD। दूसरा हमें चाहिए एक और, यानी बड़े वाले में, तो बड़े वाले में हमें कौन सा लेना है जिसमें CB आ जाए, तो CB कहाँ मिलेगा, तो C से लेकर अगर B की बात करें तो किस कोण के सामने की है, बड़े वाले यानी कोण ए के सामने की, तो यहाँ हम लिख देंगे CB और बटे हमारा अगला बन जाएगा, तो C के सामने की भुजा माने D के सामने, क्योंकि पूरा वाला बड़ा वाला कोण इस कोण के बराबर था, तो इसका मतलब है इसके सामने की भुजा हमारी मिलेगी CA। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करने पर CA मिलके CA स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा तिर्यक गुणा होगा तो CD इंटू CB बन जाएगा, और यही सिद्ध करना था CB इंटू CD, तो CB इंटू CD यानी इसको हम लिख सकते हैं CB को पहले और CD को बाद में, तो आगे लिख देंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा प्रश्नोत्तर 22 का ग। आगे आ जाते हैं घ वाला, नेक्स्ट हम देखते हैं। करा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है यानी बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम आ जाएंगे 22 का घ है, तो हम लिख देंगे यहाँ प्रश्नोत्तर 22 का घ, हमें मिल जाएगा प्रश्नोत्तर 22 है और इसका घ है। अब इसमें दिया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना, यहाँ लिखेंगे हल, हल में मिला माना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब इसमें इकाई और दहाई लिया जाता है, में इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक अगर हम x ले लेते हैं तथा दहाई, तो हम ले लेंगे यहाँ दहाई y है, इसलिए संख्या बराबर हमें क्या मिलेगा, जो दहाई में होता है उसी में हम 10 का गुणा करते हैं, तो संख्या बराबर मिल जाएगा 10y प्लस x। जैसे एक संख्या हमने 12 ले लिया, इसका इकाई 2 है, दहाई 10 है, तो दहाई 10 है, इसलिए इस 1 में 10 का गुणा करेंगे और इकाई 2 है जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरह से जो इकाई रहेगा जुड़ेगा और जो दहाई रहेगा उसमें 10 का हम गुणा करके दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हमें संख्या मिल गई। आगे हमें क्या मिला, अब ये करा अंकों का योग यानी प्रश्नानुसार, तो हमें मिल जाएगा प्रश्नानुसार अंकों का योग, माने अंक एक हमने x माना है, दूसरा y, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर आगे क्या दिया है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमने इसको माना है, इसमें 9 गुना माने 9 का गुणा कर देंगे, तो हमें दूसरा मिलेगा पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। दूसरी हमारी संख्या क्या है, यानी 10y प्लस x ये संख्या थी, और कह रहा है इसका 9 गुना, माने इसमें 9 का गुणा करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या का अंक पलटेंगे तो x यहाँ आएगा, y यहाँ जाएगा, तो 10x प्लस y बन जाएगा, पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के, इसका मतलब इसमें 2 का गुणा करना है। तो यहाँ अगर हम गुणा करेंगे तो 10 9 90 बन जाएगा, y प्लस 9 का गुणा करेंगे x में तो 9x होगा, 2 का गुणा करेंगे 10 दूनी 20 x बनेगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2y बन जाएगा। अब ये 2y आके हमारा घट जाएगा, तो हमारा
जो मिला हुआ था 90 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 88 पा जाएंगे, तो हमारा मिल जाएगा 88, यानी मिलेगा 88y हो गया। और ये 20 है यक्स, इसमें से 9 यक्स घटा देंगे तो 11 यक्स बचेगा। 11 का भाग दे देंगे तो यक्स बराबर यानी 88y/11 और बराबर हो जाएगा 8y। समीकरण नंबर इसको हम 2 बना लेंगे, तो यक्स के स्थान पर हम 8y लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 में आएंगे, यही यक्स का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से यानी हमें यक्स के स्थान पर 8y इसमें रखना है, तो ये समीकरण 1 बन जाएगा 8x, यानी यक्स के स्थान पर 8y हो गया, तो यहाँ हम बन जाएंगे 8y + y बराबर 9 हो जाएगा, तो 9y बराबर 9 मिला। अब 9 का भाग दे देंगे तो हमें y बराबर मिल जाएगा क्या, y बराबर मिलेगा 1। अब आगे आ जाएंगे, इस मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो आगे आ जाएंगे, इसके आगे समीकरण 1 से हमें मिला है x + y, ये बराबर हमारा था 9, हमने पाया y का मान 1, तो x + 1 बराबर 9, x बराबर 9, ये प्लस है माइनस हो जाएगा और घटेगा तो 8 आ जाएगा। x का मान 8 मिला, y का मान हमें 1 मिला था। अब हमने संख्या क्या माना था, संख्या माना था 10y + x, तो यही हमारा आंसर बनेगा। इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हमें मिला 10y + x, तो 10 × y का मान 1 है और प्लस x का मान हमें 8 मिला, तो ये बन गया 10 × 8 = 18 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्नोत्तर 22 का घ। आगे हम ले लेंगे प्रश्न संख्या, नेक्स्ट हमारा घ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंग, यानी 22 का अंग है। अंग क्या दिया गया है, अब इसको देखते हैं। ये दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। यहाँ हम आ जाएंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर हमें मिलेगा 22 का अंग, तो ये भी हमारा 4 अंक का है। हमारा दिया है, हम हल लिखेंगे पहले। हल में क्या मिल रहा है, समीकरण 2x² है, 5x है + 3 = 0 मिला। अब इसी को हमें हल करना है, तो हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि लगा सकते हैं या किसी श्रीधराचार्य नियम से भी हल कर सकते हैं। कुछ कहा नहीं है तो हम चाहे जिस विधि से हल करें। तो आइए इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि क्या है इसका, इसमें गुणा करेंगे 6 आएगा और 3 दूनी 6 कर देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 3 और 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बना 2x² - 3x - 2x + 3, क्योंकि 3 और 2 दोनों माइनस हैं, जोड़ के 5x आपका मिल जाएगा। अब हम जोड़ा बनाएंगे और बराबर हमारा 0 दिया गया है। पहले जोड़े में से x कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा, -3 बच जाएगा क्योंकि हम x निकाल चुके हैं। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 2x, माइनस कॉमन लिए हैं तो चिन्ह बदल जाएगा तो 3, दोनों ब्रैकेट बराबर हैं तो 2x - 3, अगले ब्रैकेट में x - 1 होगा बराबर 0। पहला 0 करेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हम निकालेंगे तो पहले 3 जाएगा और 2 का गुणा है भाग हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। दूसरा 0 करेंगे कि पुनः यदि हमें मिला x - 1 बराबर 0, तो x बराबर निकालेंगे, ये माइनस है +1 हो जाएगा, यानी x बराबर हमें मिलेगा 1। तो हमें 2 मान मिले x के, एक मिला x बराबर 3/2 और दूसरा मान हमें मिला 1, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22 अंक का ये क्वेश्चन आपका था, ये 4 नंबर में है। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला क्या दिया है हमारा, करा यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो अगर हम मान लें एक बगीचा है, अगर
कुछ इस तरह से हमारा बगीचा बन जाए। ये बगीचा हो गया, ये आयताकार है और कह रहा है इसकी जो यहाँ देखें कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ये लंबाई है, चौड़ाई अगर इसको x मानेंगे तो ये हमारा 2x बन जाएगा। तो ये हमारी लंबाई हो गई और ये हमारी चौड़ाई भी हो गई। अब उसने दिया है जो परिमाप है 120 मीटर है, तो यहाँ हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, प्रश्नोत्तर 22 का च लिखेंगे, यानी ये हमारा प्रश्नोत्तर ये 22 का हमारा च दिया गया है। तो यहाँ हम आ जाएंगे हल में क्या मिलेगा, परिमाप तो परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, और ये मान दे दिया है परिमाप दिया है 120 और 2 लंबाई को 2x और चौड़ाई को हमने x माना है। तो यही हम लिख देंगे यहाँ कि माना आयत की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई 2x मीटर है। तो यहाँ आ जाएंगे तो 2 और 1 मिला के 3x, 3 दूनी 6x बन जाएगा। ये 120 के बराबर है, 6 का भाग दे देंगे तो 120 बटे 6 ये 20 आ गया, 6 दूनी 12 और 1 0 मीटर। ये हमें चौड़ाई मिल गई। तो चौड़ाई चूँकि x का मान है और x का मान आपने 20 मीटर पाया। अब इसमें 2x है तो 2 गुणे अगर 20 करेंगे तो 20 दूनी 40 मीटर बन जाएगा। तो पूछा क्या गया है हमें कि लंबाई और चौड़ाई, इसलिए जो लंबाई मिलेगी, लंबाई बराबर हम लिखेंगे 20 दूनी 40 मीटर और चौड़ाई जो मिलेगी, चौड़ाई हमारी यहाँ हमने पाया है 20 मीटर और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये 3 प्रश्न और आपके दिए गए हैं जो 6-6 नंबर के हैं। ये जो प्रश्न आएंगे 6 नंबर का रहेगा, तो इसमें या तो आपको ऊपर का लगाना है, हल करना है, या तो नीचे का हल करना है। तो चलिए हम ऊपर का हल करते हैं। आपको नीचे वाला हल करके कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। क्या दिया है, 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2 है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया गया है। तो यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर। तो हमें मिला प्रश्नोत्तर, ये हमारा 23 है, तो हम प्रश्नोत्तर 23 लिखेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है, हल में हमें मिलेगा, पहला है 3/2x, तो 3/2x है, आगे है -5/3y और ये बराबर -2 दिया गया है। तो इसमें आएंगे हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9x माइनस 5 दूनी 10y और बटे हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर -2। तिर्यक गुणा होगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आ जाएंगे नंबर 2 वाले को। तो 2 क्या दिया है हमारा, x/3 और प्लस y बटा हमारा 2 है और ये बराबर दे दिया है 13/6 दिया गया है। तो इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x प्लस 3y होगा और बटे 3 दूनी 6 बराबर 13/6 हो जाएगा। नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा तो हमें समीकरण क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, 3y मिलेगा, बराबर 13 मिल जाएगा। समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो या तो हमें y का मान बराबर करना है या तो x का मान बराबर करना है। तो अगर हम x का मान बराबर करेंगे तो 9 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, वही लिखेंगे। तो समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर अब हम गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ, तो इसमें हमने 2 का गुणा किया, 9 दूनी 18 x बना और 9 दहा में सारी 2 का हमें गुणा करना है 1 में, तो 2 9 18 x मिला और 2 दहा में 20y मिला, बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 बन जाएगा। इसको हम 3 बना लेंगे। अगला इसमें हम 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 x बनेगा, 9 त्रिक 27y बनेगा,
और 9 का गुणा करेंगे 13 नवैया 117 हो जाएगा। अगला काम है हमारा घटाना। अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा, ये कैंसिल होगा, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो यहाँ 7 मिलेगा, 4 मिल जाएगा, माइनस रहेगा y, ये भी दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, 7 4 11, 1 हासिल, 2 1 3 1 4 और 1 हो जाएगा। अगर हम y की बात करें तो ये माइनस से माइनस कट गया, 141/47 हो गया। 3 7 21, 3 4 12, 2 14, यानी काटेंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो y का मान हमें 3 मिल चुका है। आगे आएंगे, इस मान को हम समीकरण नंबर अगर 1 में रखते हैं या 2 में तो हमें अगला मान मिलेगा। तो हम आ जाएंगे, इसके बाद हम मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे क्या, इसके आगे यहाँ ले लेते हैं, तो यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x + 3y है। 2x + 3y बराबर हमारा है 13। y का मान 3 है तो 2x + 3 गुणे 3 और ये बराबर 13 मिला, तो 2x बराबर मिल गया 13 - 3 = 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 हो गया, यानी x बराबर 2 का भाग दे देंगे तो 4/2 कट के हमारा 2 आ जाएगा, एक आंसर ये बन जाएगा। तो हमें x बराबर क्या मिला, 2 मिला, और y बराबर क्या मिला, 3 मिला, और यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि x और y के ही मान पूछे गए थे। तो आइए नेक्स्ट, चूँकि ये 6 नंबर का प्रश्न था तो ये हमारा मान x और y का था। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो पहले हम 24 को ले लेते हैं। करा, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश हैं। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये मीनार हो जाए, ये हमारी मीनार है और इस मीनार के ऊपर हमारा झंडा लगा हुआ है, ये हमारा झंडा हो गया। और कह रहा है कि मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर दूर, ये आधार बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर बन गया, तो 10 मीटर दूर एक बिंदु है। कह रहा मीनार था झंडे के शिखर के उन्नयन कोण। मीनार का ऊपरी सिरा मिलाएंगे तो ये मीनार का, और दूसरा अगर हम झंडे का ऊपरी सिरा मिलाएंगे तो ये झंडे का कोण बनेगा। और मीनार का कोण दिया है हमारा 45 और पूरा कोण हमारा दे दिया है 60 अंश है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊपर वाला मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हम मान लेंगे इसकी जो लंबाई है कैपिटल एच है, इसकी लंबाई स्मॉल एच है, और यही हमें स्मॉल एच का मान ज्ञात करना है। ए बी माना गया मीनार है और बी सी हमारा झंडा है। बाहर एक बिंदु पी है, पी से बी, पी से सी का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश दिया गया है। यहाँ हम आ जाएंगे तो लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर। कौन सा प्रश्नोत्तर है, ये हमारा 24 और इसमें ऊपर का है, इसलिए हम अथवा नहीं लिखेंगे, हम ऊपर वाला लगा रहे हैं। अब आगे आ जाएंगे तो हमें क्या क्या दिया है उसी को मानना है और लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ कि माना, हमें मिल जाएगा यहाँ माना ए बी एच मीटर ऊंची मीनार तथा बी सी स्मॉल एच मीटर ऊंचा झंडा है। ए से 10 मीटर दूर बिंदु पी पर यानी बी तथा सी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 व 60 अंश हैं। ये तो हमारी रचना हो गई, हमने जो जो माना है वही आपको लिखना है।
अब आगे आ जाएंगे, अब बारी बारी से त्रिभुज ले लेंगे। तो पहले हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे ए बी पी। तो आगे हमें मिलेगा क्या, त्रिभुज ए बी पी में हमें आधार मालूम है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार लंब में संबंध देखेंगे तो हमें मिलता है tan थीटा। तो tan 45 बराबर लंब हमें मिल जाएगा ए बी और आधार मिल जाएगा हमें पी ए। तो ए बी का मान मिला h और पी ए का मान मिला 10। tan 45 का मान 1 होता है तो h बटे 10 तिर्यक गुणा कर देंगे तो h बराबर 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमसे झंडे की ऊंचाई पूछी गई थी, यानी ऊपर का मान निकालना है। अब आ जाएंगे, पूरा त्रिभुज ले लेंगे। अब त्रिभुज ए सी पी में तो हमें मिलेगा tan 60, ये बराबर लंब माने पूरी दूरी अर्थात ए सी बटे आधार माने ये दूरी अर्थात पी ए। अब ए सी का दो भाग है, एक ए बी और ये, यानी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बटे पी ए का मान आपने पाया है यहाँ 10 है और tan 60 का मान करनी में 3 होता है। तिर्यक गुणा करेंगे एच प्लस स्मॉल एच बराबर 10 करनी में 3 हो जाएगा। हमें स्मॉल एच का मान निकालना है, 10 करनी में 3 माइनस कैपिटल एच, तो 10 करनी में 3 और माइनस एच का मान हमने 10 पाया है तो यहाँ हम 10 रख देंगे। दोनों में से अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं तो करनी में 3 माइनस 1 बचेगा। अब हमें ये जानना है कि यहाँ में करनी में 3 का मान दिया गया है कि नहीं। करनी में 3 का मान नहीं है, इसका मतलब हम ये मीटर लिख करके और यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा झंडे की ऊंचाई बनेगी। तो आगे हम लिख देंगे, इसलिए झंडे की ऊंचाई बराबर हमें मिला 10 करनी में 3 माइनस 1 हो गया। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या दिया गया है 24 और 24 का ये रहा आपका आंसर। मिला 10 करनी में 3 और माइनस हो गया 1। नेक्स्ट प्रश्न हम एक और देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है। तो ये भी आपका 6 नंबर का था और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे दिया है, करनी में 3 का मान दे दिया है। एक और यहाँ दिया है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम चलते हैं, इसमें नीचे वाले को हल करते हैं। तो यहाँ हमारा मिल जाएगा प्रश्नोत्तर ये हमारा मिला, यानी 25 का अथवा, यहाँ हम लिखेंगे 25 का अथवा। ऊपर वाला आप सॉल्व करेंगे, यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, अथवा वाले में कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, यानी हमारा एक बेलन बनाया गया है। मान लीजिए आपका ये बेलन हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक सिरे पर अर्धगोले निकाल कर, यानी आधा गोला काट के इस साइड से और वही काम आधा गोला काट कर इस साइड से निकाल लिया गया है। अब ये क्या बता रहा है कि बनाई गई यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम किसी बेलन में या किसी शंकु में अगर हम कुछ ऊपर जोड़ते हैं तो आयतन बढ़ता है, जहाँ जहाँ जोड़ते जाएंगे आयतन बढ़ता जाता है, और अगर हम काटते हैं तो आयतन घटता है। लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जब हम काट के कहीं से निकाल लेते हैं तो जो निकला हुआ भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमें मुख्य रूप से जानना है कि कौन कौन सा भाग, यानी एरिया अर्थात इस पूरे
आकृति को अगर हम किसी रंग में डुबो दें तो कलर कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ कलर लगेगा वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो हम देखेंगे अगर कलर में डुबोएंगे तो ये भी भाग हमारा कलर लग जाएगा और इस साइड में कलर लगेगा। फिर देखेंगे इस साइड में हमें कलर मिलेगा, फिर देखेंगे यहाँ भी हमें कलर मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आधा गोला जो ऊपर है, इस आधे गोले का वक्रपृष्ठ जो होगा वहाँ कलर लगेगा। आधा नीचे है तो नीचे वाले आधे गोले में हमारा जो वक्रपृष्ठ होगा वहाँ कलर लगेगा। और जो बेलन बनाया गया है इसमें केवल वक्रपृष्ठ में कलर लगेगा, अगल बगल में ऊपर का तो हमने काट के निकाल दिया है। तो अगर हम इसका वक्रपृष्ठ, इसका वक्रपृष्ठ और इसका वक्रपृष्ठ जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो आएगा इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा बेलन है और दूसरा हमारा गोला है। तो अगर हम बात करें यहाँ एक बेलन मिला और एक हमें गोला मिल जाएगा और गोला में हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला। तो यहाँ बेलन में हम आएंगे दो चीज़ें चाहिए, एक त्रिज्या मिला हुआ है, त्रिज्या r है 3.5, दूसरी ऊंचाई चाहिए और ऊंचाई हमारी पूरी 10 है, तो 10 सेंटीमीटर मिल गया और ये 3.5 सेंटीमीटर मिला। अब अर्धगोले में केवल एक ही चीज़ चाहिए, त्रिज्या, और त्रिज्या इसकी दोनों की बराबर है 3.5 है। अब हम क्या करेंगे, इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और इस आधा नीचे और आधा ऊपर मिला के पूरा गोला हो जाएगा। पूरे गोले का वक्रपृष्ठ अगर हम निकाल के जोड़ देते हैं तो यानी इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो क्या मिलता है चलिए देखते हैं। तो हमें मिला यानी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये बराबर होगा बेलन, चूँकि बेलन में चारों तरफ वक्रपृष्ठ मिलेगा, ऊपर वाला भाग कट गया है, तो बेलन का यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस आधा नीचे और आधा ऊपर मिला के पूरा गोला हो जाएगा, या तो हम कह सकते हैं 2 गुणे अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ। अब यहाँ आ जाएंगे तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वह वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई होता है। तो ये बनता है 2 पाई r इंटू एच और प्लस 2 गुणे आधा गोला। पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, आधे का 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पाई का मान दिया नहीं है, तो पहले तो हम पाई के पदों में ही इसको ज्ञात करते हैं। तो बनेगा 2 पाई गुणे r का मान यहाँ से आएंगे तो 3.5 मिलेगा, गुणे एच का मान पाएंगे तो 10 मिल जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 पाई होगा और r का मान यहाँ से आ जाएंगे तो 3.5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ मिल गया 35 दूना 70 और एक जीरो और बढ़ाएंगे तो 35 दूना 70 हो गया और एक 10 का जीरो, एक जीरो यहाँ लगा और एक अंक पर दशमलव लग गया, ये इतना पाई बन जाएगा। अब आगे आएंगे तो ये बन जाएगा 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 और ये 25 होता है, 3 × 4 = 12 यानी 1225 आ जाएगा और 2 अंक पर हमारा दशमलव लगेगा। अभी हमारे पास 4 पाई और बचा हुआ है, 4 पाई, तो ये बना हमारा 70 पाई और ये बन गया हमारा 4 का गुणा करेंगे, 4 × 5 = 20, 2 × 4 = 2 8, 2 10 0 हासिल 1, 4 × 2 = 8, 1 9 हो गया, फिर 4 × 1 = 4 मिल गया, यानी हमारा मिल गया 49 पाई। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 में 0 आके जुड़ेगा 9 होगा और 7 × 4 = 11 बन जाएगा, तो यानी मिल गया 119 पाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चूँकि ये यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया था तो इसलिए बन जाएगा, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 119 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही हमारा आंसर बन जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको अगला सेट नंबर 2 देखना है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आपको फिर वीडियो बना के सेट नंबर 2 डाला जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।